का पहला सवाल देखते हैं। वर्क में पहला सवाल है, ये जो मैकेनिक्स पार्ट है एक्चुअली। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क, कौन सा ज़्यादा काम कर सकता है? एक रेज्ड हैमर, या फिर एक बुलेट फायर्ड बाई गन, एक मूविंग स्टोन, या फिर एक रोटेटिंग व्हील। कौन सा ज़्यादा काम कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि ए बुलेट फायर्ड बाई गन हैज़ द मैक्सिमम वर्क। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर एंड डज ए वर्क ऑफ 20 जूल। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, आप देख लीजिए सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए फोर्स दे रखा है 20 नॉट, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 मीटर, वर्क डन दे रखा है 20 जूल। यानी वर्क बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पे डी जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क है 20 और हमारा फोर्स लगा है 20 न्यूटन का यहाँ पे देखिए, और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया, तो थीटा नहीं निकाल सकते कॉस थीटा, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा। 2 कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि कॉस थीटा का हाफ वैल्यू कितने में आता है? थीटा का अगर 60 वैल्यू रहेगा, कॉस थीटा 60, तो हाफ आएगा, यानी कि थीटा जो है 60 डिग्री है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए पोर्टर रेज 12 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ and put the object 1.5 meter above from the surface on his head. Calculate the work done. अगर जी इसमें एम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखो तो क्या निकलेगा? तीसरा का आंसर देख लीजिए। तीसरा का आंसर है 180 जूल। कैसे कैलकुलेशन देखते हैं। 180 जूल कैसे होगा? मास कितना दे रखा है? 12 kg। जी का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट 1.5 तक रेज किया है। तो वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एम जी एच। अगर इन सबको गुना करोगे तो 180 आ जाएगा। 12 गुने 10 गुने 1.5 करोगे तो 180 आ जाएगा। अगला सवाल है, इफ़ एन एरोप्लेन ट्रेवल्स 1000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 20,000 जूल, देन फोर्स अप्लाइड ऑन इट कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। कैसे? वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क कितना दे रखा है? 20,000 जूल, और फोर्स निकालना है, और हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिला है 4000 मीटर। तो करोगे तो 5 न्यूटन आएगा, बिकॉज एफ यहाँ से फोर्स जो है ये 4000, इसको काटेगा 5 बार में, तो 5 न्यूटन आ जाएगा। देन नेक्स्ट है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अपोजिट ग्रेविटी। अगला सवाल देखते हैं, द वर्क डन टू इंक्रीज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड बाई ए कार ऑफ 800 kg। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क बराबर क्या होता है? हाफ mv² भी होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्पीड को रेज करने की बात की जा रही है। ठीक है, हाफ mv² होगा। तो जहाँ पे v जो है इनिशियल माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, तभी तो निकलेगा। यानी कि हाफ m इंटू v² माइनस v2²। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 30 किलो जूल आएगा। ए इसका सही आंसर होगा। An object of 1 kg is dropped to the ground from a height of 30 meter. What is the work done? इसमें mgh हो जाएगा आपका। m कितना है? 1 kg। g कितना है? 10 है यहाँ पे देखिए, और हाइट 30 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी ही जो होगा वही वर्क डन हो जाएगा। तो तीनों को गुना कीजिएगा तो 300 जूल निकल जाएगा। आसान है। अगला सवाल देखिए, ए पर्सन पिक्स द 20 kg ऑफ गुड्स एट 2 मीटर हाइट। इसमें भी mgh लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेज किया जा रहा है। कोई भी पोजीशन रेज अपने पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, और वही उसमें आपका वर्क डन भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? क्या पूछा है इसमें? वर्क डन पूछा है, तो mgh निकालना है आपको। m कितना है? p जो है इसमें p क्या हो जाएगा? mgh। m कितना है? 20 kg मास। हाइट कितना तक ले गया? 2 मीटर तक लेके गया है। तो कितना वर्क डन होगा? और यहाँ पे जी की वैल्यू आप रख सकते हैं 10, जी की वैल्यू 10 रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 400 जूल। गुना कीजिएगा तो आ जाएगा।
an object of 1 kg raised 10 meter above the surface of earth, then work done by gravitational force will। तो जी यहाँ पे 9.8 बोला है, तो यहाँ पे अगेन काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, वही वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 kg का मास हो गया आपका, इंटू 10 मीटर हाइट हो गया, इंटू जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका 9.8 दिया हुआ है, तो 98 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो 98 जूल, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। 0.98 जूल हो जाएगा, बिकॉज सॉरी 98 जूल ही होगा। सही आंसर इसमें 98 जूल ए में दे रखा है, यानी कि जो होगा इसका आंसर ए ही होगा, इसका डी इसमें गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। A man raised 20 kg object from the surface of the earth and put the object 2 meter above on his head। ये अगेन रिपीटेड सवाल है, इसका सही आंसर वही 400 जूल आएगा, बिकॉज हमने कैलकुलेट किया था। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही वर्क डन होगा। वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, mgh। m कितना है 20 है, g कितना दिया हुआ है 10 मान लो, और हाइट कितना रेज किया है, h जो है 2 है, तो 2 दूना 4, 40 और पे एक जीरो और बिठाओ, 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स ऑन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वर्क डन विल। तो क्या होगा, अगर आप फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, यानी कि डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स हो गया, आप कितना फोर्स लगाया कॉस थीटा। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को आपने 1 मीटर डिस्टेंस मूव कराया है और 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, बिकॉज फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुआ है, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। और 0 का वैल्यू कॉस थीटा, कॉस्ट 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो हेंस वर्क हो जाएगा आपका 1 जूल। 12 नंबर देखिए। वर्क डन बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 kg सूटकेस, कितना होगा। तो देखिए उसने होल्ड किया है 2 kg सूटकेस को, ठीक है, बट रेज नहीं किया है, होल्ड ही किया है, तो वर्क डन तो 0 होगा इस केस में। 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, बिकॉज वो तो वहीं पे जो एक जगह पे है वहीं पे उसको होल्ड कर रहा है सूटकेस को, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कितना भी लगा लो डिस्प्लेसमेंट नहीं आया तो वर्क डन 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स मान लो 10 न्यूटन का लगा रखे हो और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो फोर्स भी तो 0 होगा, सॉरी वर्क भी तो 0 होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, क्योंकि देखो वर्क का होता ही ये फॉर्मूला कि आपने फोर्स लगाया, किसी एक वस्तु रखी है उस पर फोर्स लगाया, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, ये पर्टिकुलर जगह से हिल के ये यहाँ तक आना चाहिए, तभी कुछ वर्क होगा, वरना खाली फोर्स लगा है और आपने वर्क कुछ नहीं किया है, साइंस के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ये जो है ये मतलब इस केस में क्या होगा कि सूटकेस उठा के रखा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं किया सूटकेस को, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, यानी कि वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ए 4 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 4 kg का ऑब्जेक्ट विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। टू इंक्रीज इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, एन अमाउंट ऑफ नेट वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, इस केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे, बिकॉज इनिशियल जो स्पीड है कुछ उससे रेज करके कुछ दूसरे स्पीड पे लेके जाना है, तो इस केस में होगा वैसे आंसर 150 जूल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गिवन दैट एम मास जो है 4 kg है, v1 यानी कि जो इनिशियल जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, उसको रेज करके फोर्स लगा के रेज करके 10 मीटर पर सेकेंड तक लेके आना है, एंड इतना लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा ये आपको निकालना है। तो वर्क डन इजकल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इस केस में, और चूंकि 2 स्पीड है तो हम क्या करेंगे, हाफ mv² की जगह पे v² v2² माइनस v1 का होल स्क्वायर करेंगे तभी निकलेगा,
और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, यानी मास की वैल्यू 4 है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है। और फिर जो v2 की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, 75 इंटू 2 यानी कि 150 जूल। सही आंसर हो जाएगा ए बॉल। अगला सवाल है, ए बॉल वेइंग, एक बॉल है जिसका वेट है 0.1 किलोग्राम यानी कि 100 ग्राम मान लो, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस of 2 मीटर, then what will be the work done by the force of gravity। एक बॉल है, कुछ हाइट पे रखा गया है, कितने हाइट पे रखा गया है, 2 मीटर पे रखा गया है। ये धरती है, यहाँ से 2 मीटर पे एक बॉल रखा गया है। अब इस बॉल का वजन भी दिया है 0.1 kg दिया है। अब इसको छोड़ दिया गया तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कितना लग रहा है आपको बताना है। तो mgh निकाल दोगे तो निकल जाएगा। m कितना है इसमें 0.1 यानी कि 1/10 कर दो। g कितना है, g का वैल्यू मान लो कि आप 9.8 है, और हाइट कितना दिया था, 2 दिया था, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये 98 में 2 से गुना करोगे तो 196 आएगा। और यहाँ पे कितना है, 10 नीचे है, और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा बिकॉज 9.8 है, तो ये हटाओगे तो 10 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1.96 जूल आएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, 1.96 जूल। अगला सवाल देखते हैं, when the force extend on an object then the work done will be zero if it has displacement अगर जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन इजकल टू क्या होता है, फोर्स आपने अप्लाई किया और कितना डिस्प्लेसमेंट आया, वर्क डन इजकल टू एफ डी होता है, और डी अगर जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो इस केस में सही आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर देखिए, A boy raises a box with a weight of 120 न्यूटन, ठीक है, थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, द वर्क डन बाई द बॉय। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको mgh निकाल देना है। वेट बराबर क्या होता है, यहाँ पे वेट ही दिया है, देखो वेट दिया है, वेट बराबर होता है mg आपको मिल ही गया, h यहाँ पे दिया ही है 2 मीटर, तो दोनों को गुना कर दो तो आपका mgh आ जाएगा, बिकॉज आपने रेज किया है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लगी है आपकी, उसमें उस वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो सही आंसर हो जाएगा 120 इंटू 2 यानी कि 240 जूल। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर देखिए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो आपकी कितना काम कर सकते हो उतनी ही एनर्जी होगी जितना काम करोगे, है ना, जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम करोगे। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। सो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड वर्क एंड एनर्जी है सेम एसआई यूनिट, जूल होता है दोनों का। वर्क एंड एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो। 18 नंबर देखिए, if the value of work is positive then the kinetic energy of the body क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज हिज एनर्जी, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव देन एफ एस इज ग्रेटर देन जीरो, तभी तो पॉजिटिव आया है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि फोर्स लगाया और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हुआ पॉजिटिव, कुछ हुआ है ना, मान लीजिए कि 1 हुआ पॉजिटिव में, तो मोर देन तो जीरो होगा ही होगा। 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 मीटर हिला भी वस्तु, तो सही क्या होगा उस केस में, एफ एस जो होगा यानी कि वर्क डन जो होगा वो मोर देन जीरो होगा। दस द वन कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, thus the speed of the object tends to increase as the force contains to be applied on the object since the total energy is increased। तो सही आंसर हो जाएगा डी इसका। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इज नो वर्क डन।
सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन is no work done? Kapil stands with weight of 10 kg on his shoulder. सचिन वॉक 4 किलोमीटर, वॉक करेगा तो एनर्जी तो लगेगी, वर्क डन तो होगा ही, काइनेटिक एनर्जी लगेगी क्योंकि वॉक करेगा अगर सचिन तो सचिन का कुछ वेट होगा यानी कि मास होगा, सॉरी, और वॉक कर रहा है तो कुछ उसका वेलोसिटी भी होगा, और यही तो है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यानी कि m और v दोनों आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो इसमें तो होगा बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा बोल, क्योंकि इसने पूछा नो वर्क डन, तो बी आउट कर दीजिए क्योंकि इसमें वर्क हो रहा है। नेक्स्ट है सी, ए पोर्टर कैरीज वेट फ्रॉम ए बस टू ए कार। अब मान लीजिए कि बस में कोई वेट रखा है, वो धरती से हाइट उसका कितना है, या फिर छोड़ दो, हाइट तो छोड़ दो क्योंकि बस से कार में ला रहा है ना, बस से चल के आएगा, बस यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है, एक कार यहाँ खड़ी है, ठीक है, पोर्टर ने इसको उठाया तो उसका मास कुछ है, इसका मास है, और फिर ये पोर्टर चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी आ गई थी, यानी कि इसमें भी काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें भी वर्क डन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अरुण प्ले क्रिकेट ऑन द फील्ड, क्रिकेट खेल रहा है तो दौड़ भी रहा होगा, तो क्रिकेट खेलेगा तो भी इसका वर्क डन हो रहा है, बिकॉज इसमें मास है और वेलोसिटी आई है तो काइनेटिक एनर्जी इसका वर्क डन हो जाएगा। लेकिन कपिल स्टैंड करके खड़ा है, वेट लिया है 10 kg शोल्डर पे, एक जगह आइडल है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आया या फिर वेलोसिटी नहीं आया, तो वर्क डन भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज कपिल इज स्टैंडिंग विथ वेट ऑफ 10 kg ऑन द शोल्डर, इट इज़ क्लियर दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो द वर्क डन बाई कपिल विल बी 0, सिंपल है। नेक्स्ट है, द वर्क डन बाई द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, अभी डिस्कस किया था हमने, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सही आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन देखना है तो देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी सेड टू हैव वर्क डन, तो देख लीजिए, हर्ष इज रीडिंग द बुक, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, मेंटल वर्क कोई वर्क नहीं होता है। फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट आया या वेलोसिटी आई, मास है वेलोसिटी आई, तभी वर्क डन होगा। पिंकी इज वॉकिंग ऑन द फ्लैट रोड विथ बुक ऑन हर हेड, इस केस में बिल्कुल वर्क डन होगा। अगर देखिए श्रुति, नेक्स्ट है, श्रुति इज सिटिंग ऑन द चेयर, बिल्कुल वर्क डन नहीं होगा। खुशी इज पुशिंग द वॉल ऑफ द हाउस बट फेल्स टू डू सो, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा पिंकी इज वॉकिंग, इसमें बी हो जाएगा, 21 नंबर में बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पिंकी इज वॉकिंग ऑन ए फ्लैट रोड, ठीक है, पिंकी जो है वॉक कर रही है एक फ्लैट रोड में विथ ए बुक ऑन हर हेड, इट कैन बी सेड देयर विल बी नो वर्क डन because here the force due to the gravity is perpendicular to the displacement of the object। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि इसमें भी वर्क डन नहीं होगा, तो इसका सारा आंसर गलत है, ठीक है, बिकॉज ये कह रहा है कि पिंकी का मान लीजिए कुछ हाइट है, 5 फीट की है पिंकी, और ये अपने सर पे किताब लेके चल रही है, कुछ वेट होगा इसका, कुछ मास होगा इस किताब का, बट ये चल रही है तो ये इसका जो हाइट होगा ना, ये 5 फीट ही होगा, कंटिन्यूअस चल रही है, तो वर्क डन, चूँकि हाइट 0 हो गया, हाइट वही है, सेम ही है, तो हाइट सेम है, हाइट ये रेज नहीं हुआ या डाउन नहीं हुआ, तो वर्क डन तो होगा नहीं, तो इस केस में आंसर हो जाएगा कुछ नहीं, कोई नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है, द पोर्टर लिफ्ट्स 500 न्यूटन अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, वर्क डन बाय द पोर्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 0 न्यूटन, बिकॉज ए पोर्टर लिफ्ट्स 500 न्यूटन अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, then the work done by porter is 0 because the displacement of the object is perpendicular to the direction of the force applied, so the angle between the force and displacement is 90 degree, so 90 डिग्री होगा cos थीटा, तो 0 वैल्यू होता है, यानी कि वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब भी पोर्टर जो कोई कूली जो है ना, कितना भी वेट लेके कहीं भी चला जाए, 100 मीटर 500 मीटर, उस केस में जो है ना वर्क डन 0 ही होगा,
भले उसका आप दिख रहा होगा कि काम किया है, लेकिन वर्क डन जीरो ही होगा, बिकॉज उसके सर का बोझ जो है ना, उसके हाइट में चेंज बिल्कुल नहीं आया। ये सर पे उठा के रखा है, यहाँ से वॉक करके यहाँ चला आया, तो MGH में उसका कोई चेंज नहीं आया, यानी कि वर्क डन नहीं हुआ है। या फिर FS कॉस थीटा जो है वो भी जीरो ही है, बिकॉज कॉस थीटा इसका 90 डिग्री है। इसने फोर्स लगाया है, ऊपर इसके फोर्स लगा है, और डायरेक्शन भी जो है काम करने का, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री कॉस थीटा होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन। सही आंसर हो जाएगा बी के केस में नहीं होगा। ए डंकी पुट ए वेट ऑन हिज बैक। गधे के ऊपर, शरीर के ऊपर रख दोगे तो उसको वर्क नहीं माना जाएगा साइंटिफिक हिसाब से, बिकॉज ए डंकी इज कैरिंग वेट ऑन हिज बैक। In this case, no work is being done because the displacement of object is perpendicular to the direction of force applied. Same question ऊपर वाला, FD is on cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, cos थीटा 90 डिग्री जीरो होता है, यानी कि वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। इफिशियंसी ऑफ वर्क इज नोन एज। इफिशियंसी ऑफ वर्क जो होता है ना, उसको हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी इज कॉल्ड द एबिलिटी टू डू वर्क, या फिर इफिशियंसी कैन बी डिटरमाइंड क्वांटिटेटिवली बाय द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द यूजफुल फ्रॉम कंपाउंड टू द टोटल एनर्जी सप्लाइड इनिशियली इज कॉल्ड द इफिशियंसी। सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, if the work done is zero then the angle between the force and displacement 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज cos थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री में ही जीरो आता है, तो थीटा का वैल्यू 90 होना चाहिए। और मैक्स कब होगा, जब 0 डिग्री होगा। मैक्स होगा जब 0 डिग्री होगा, बिकॉज cos जीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे। 20 न्यूटन फोर्स जो है इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूव्स 4 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क डन। ये तो बहुत आसान है। 20 न्यूटन का फोर्स लगा है और 4 मीटर जो है सेम डायरेक्शन में मूव किया है बॉडी, तो 80 नॉट जो है जूल हो जाएगा इसका आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज W इजकल टू FD होता है ना। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि 80 जूल। ज़्यादा इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए। एक वर्कर है, ए वर्कर टेक्स 15 kg ऑब्जेक्ट एंड पुट द ऑब्जेक्ट 1 मीटर अबव ऑन हिज हेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द वर्क डन बाय द वर्कर इज। एक वर्कर है जो 15 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के 1 मीटर तक रेज करता है। जी की वैल्यू 10 दी गई है, तो क्या हो जाएगा, MGH ही तो निकालना है। M मतलब कि मास हो गया 15, G मतलब कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, और कितना हाइट तक ले जाता है, तो 1 मीटर तक ले जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 जूल। सही आंसर हो जाएगा बी। वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज फोर्स, एनर्जी, फ्रिक्शन, पावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्स, बिकॉज W जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स लगेगा तभी जाके वर्क होगा। ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली वर्क हो जाएगा। वर्क जो है वो हो सकता है जीरो भी होता है वर्क, तो बट फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वी कैन डिफाइन वर्क एज एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मूवमेंट एंड फोर्स, यानी कि फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसे वर्क कहेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल टू द अप्लाइड फोर्स देन वर्क डन इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर आपने फोर्स लगाया कुछ, और हॉरिजॉन्टली मतलब इसके पैरेलल ही हॉरिजॉन्टली कुछ मूवमेंट हुआ, यहाँ पे आ गई वस्तु, तो इस डिस्प्लेसमेंट, इस वर्क डन को पॉजिटिव वर्क कहेंगे। आपने फोर्स लगाया, वस्तु जो है इधर को मुड़ घूम गई, पीछे आपकी तरफ धक्का दे के आ गई वापस,
तो उस केस में वर्क जो है नेगेटिव भी होता है। तो वर्क जो है नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो तीनों हो सकता है। सो एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, द वर्क डन इन दिस केस इज द पॉजिटिव वर्क। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन डज नॉट डिपेंड, वर्क जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क में क्या क्या आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आता है। तो अप्लाइड फोर्स पे तो बिल्कुल डिपेंडेंट है। हमें क्या ढूंढना है, डज नॉट। तो एक तो ए तो गलत हो गया। मास ऑफ द, मास कहीं दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, तो हमारा आंसर भी बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि देखिए वर्क जो है वो एफ डी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो सीधे लाइन के बगैर जो है वो ऐसे उठ गया, ऐसे हाइट उसकी ऐसे मूव किया, तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए एफ डी कॉस थीटा, ये एंगल का भी वैल्यू डाल के थीटा में तब निकालना होता है। तो फोर्स जो है वर्क जो है डिपेंड करता है एक्सटर्नल और अप्लाइड फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क डन बाई ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स पे करता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्क पे ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक वर्कर है जिसने 10 केजी का ऑब्जेक्ट को है ग्राउंड से 1.2 मीटर तक उठा दिया है अपने हेड पे। वर्क डन क्या होगा अगर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा जाए। तो एम जी एच ही निकालना है। यहाँ पे एम का वैल्यू क्या है, 10 है, जी का भी वैल्यू 10 ही दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट जो है एच जो है 1.2 दिया गया है। तीनों को गुना कीजिएगा तो 100 इंटू 1.2 यानी कि 120 जूल आपका आंसर हो जाएगा ए। वर्क इज नोन एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। द वर्क डन बाई एन ऑब्जेक्ट इज 56 जूल, 56 जूल है, एन अप्लाइड फोर्स इज 7 न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करना है, वर्क इजकल टू एफ डी होता है सिंपल शब्दों में। यहाँ पे वर्क 56 जूल दे रखा है, फोर्स दे रखा है 7 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 8 मीटर। 35 नंबर देखिए, 10 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन। तो क्या करना है आपको, इसमें आपको निकालना है वर्क इजकल टू एफ डी का फॉर्मूला। वर्क में आपने क्या, एफ तो दिया ही है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है 5 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 जूल, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्या है, फोर्स एफ जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों में से कोई भी जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस केस में फोर्स को जीरो किया जाए तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। A porter picks up 12 kg of goods from the ground and places it on his head 1.5 meter above the ground. Then the work on the good to be done by him कितना हो जाएगा, एम जी एच निकाल दो, 12 गुने जी का वैल्यू 10 लगा दो, और 1.5 दिया हुआ है, 120 का 1.5 गुना 180 होता है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा 180 जूल। अगला सवाल देखिए, द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाई 5 मीटर, द वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, डब्ल्यू इजकल टू एफ डी लगाना है, फोर्स लगा है 25 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, तो यानी कि 125 जूल हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सब आसान सवाल है, सेम ही सवाल कई बार ऐसा पूछा जाता है रेलवे में, आरआरबी में। व्हेन ए मैन पुशेज ए वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, इट डज नेगेटिव जीरो, क्या है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, मोस्ट पॉजिटिव वर्क, नो एनी वर्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जब आप वाल को धक्का दे रहे हैं, एक वाल है ये, इस पर आप जोर लगा रहे हैं, आपने फोर्स लगाया, वाल तो हिलेगी नहीं, तो वाल
में डी हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो होते ही आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन वॉक्स 4 मीटर विथ ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन द वर्क डन बाय हिम। तो यहाँ पे जो है वर्क डन जो है 12 न्यूटन का फोर्स लगा और 4 मीटर का जो है वो वॉक किया। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा 12 चौक 48 जूल। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 देखिए, टू से दैट द वर्क हैज़ बीन डन टू कंडीशन मस्ट बी कंप्लीटेड, वन ऑफ देम फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, गलत। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, सही, बिल्कुल सही है। बाकी देखना भी नहीं है, बिकॉज डब्ल्यू इजकल टू एफ डी होता है। आपने फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो नहीं आया तो वर्क भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी। ऑब्जेक्ट में जो है डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। 42 नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? करेक्ट वर्ड आंसर है सी, वर्क बोलते हैं, बिकॉज वर्क का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल देखिए, द वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, अगेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ स्टेशनरी फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is expressed as a result of force and displacement is called work done। ये वही सवाल रिपीट हो रहा है बार बार वर्क से ही रिलेटेड। वर्क इज डन ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन, क्या होगा? देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू ए मैकेनिकल इफेक्ट। ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा एनर्जी गेन ड्यू टू मैकेनिकल इफेक्ट, यानी कि आपने फोर्स लगाया, उसमें एक्सेलरेशन आया, उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, सॉरी। तो एक वो क्या है, देखो, वर्क इज डन ऑन बॉडी ओनली व्हेन इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू ए मैकेनिकल इफेक्ट। सही आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज वर्क डन इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90? तो cos 90 का मतलब होता है जीरो, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। The ability of an object to do the work energy contained in an object is depend on the, सही आंसर हो जाएगा सी, state and condition of object। The ability of an object to do work or the energy contained in an object depends on the condition and state of object। 48 देखिए, a worker takes 10 kg of goods from the ground and put it on। ठीक है, अपने उठा लेता है, 1.1 मीटर तक हाइट तक उठाता है अपने हेड पे। व्हाट विल बी द वर्क डन? तो सिंपल MGS निकाल दो, जी की वैल्यू 10 ले लो यहाँ पे, और 1.1 मीटर तक उठा देता है, तो यानी कि 110 हो जाएगा जूल। डी इसका आंसर हो जाएगा। ए मूविंग कार फेसेस द विंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट विल बी वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज देखिए एक कार है, मान लीजिए एक कार है, ये ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कार, ये इधर चल रही है, विंड इसको इधर धक्का दे रहा है, तो इसका कुछ स्पीड जो है ना कम हो रहा है इस विंड के वजह से, और स्पीड कम हो रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और उस केस में वर्क डन भी इसका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, विंड की वजह से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। व्हेन ए कार इन मोशन फेसेस द विंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, then the force exerted on the car by the wind act opposite to the displacement of the car, therefore the angle between the direction of applied force and displacement of the car is 180, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो इसलिए जो है आपको जो फोर्स लगेगा विंड की वजह से वो भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है, ए गर्ल हुज वेट इज 200 न्यूटन, 200 न्यूटन है, क्लाइम करती है एक ट्री पे जो कि 2 मीटर हाइट है, तो वर्क डन क्या होगा? वेट मतलब होता है mg आपको दे दिया इसने कितना, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन आपको दे दिया, h दिया ही है 2,
तो mgh निकालना है आपको, तो 2 से इसमें गुना कर दो, यानी कि 400 जूल हो जाएगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, इफ समवन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर डिस्टेंस विथ ए फिक्स्ड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन देन कैलकुलेट द वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया 15 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में है, ध्यान देना, और फोर्स लग रहा है कितना 500 न्यूटन का, तो 500 इंटू 15 कर दो, कितना हो जाएगा 7500 जूल। नहीं हो रहा है क्योंकि मीटर में लगाना, तो 1000 और गुना करो, सही आंसर हो जाएगा सी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख जूल हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखिए, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg टू डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, और 5 kg के एक ऑब्जेक्ट को आपने मूव करा दिया 2 मीटर के लिए, व्हाट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, W=FD होता है, और वर्क जो है कभी भी जो है ना मास पे डिपेंड नहीं करता, आपको F और D ही चाहिए। 5 kg तो यहाँ पे फालतू में डाटा दे रखा है। F कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, तो 20 जूल हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखेंगे, What is amount of work done when an object moves under a force of 10 Newton at a distance of 10 मीटर in the direction of force। तो क्या करना है, W=FD लगा दो, F कितना है 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर है, तो 100 जूल इसका वर्क डन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर। अगेन सेम ही सवाल है, 50 गुने 10 कर दो, 500 जूल हो जाएगा आंसर इसका, W=FD पे लगा दो। नेक्स्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम पावर हैज़ यूज्ड, वर्क हैज़ डन, गलत, वर्क तो हुआ ही नहीं है, मिनिमम पावर हैज़ यूज्ड, एनी वर्क हैज़ नॉट डन, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाहे आप कितनी भी एनर्जी लगा दीजिए बट डिस्प्लेसमेंट नहीं आया तो काम नहीं हुआ, इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स देन वी कैन से द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो वर्क भी जीरो। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज जीरो, सही आंसर डी हो जाएगा इसका। द वर्क डन इज जीरो विथ जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये वही सवाल रिपीट होके अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क, वर्क हैज ए डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं, बिकॉज वर्क जो है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता, एक स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस रन्स विथ ए फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, द वर्क डन बाय द बस इज 2000 जूल। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो W=FD पे बिठाओ, वर्क डन कितना है 2000 जूल है, ठीक है, और F कितना है 4000 न्यूटन है, D की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, 1/2 आ रहा है D की वैल्यू, यानी कि 0.5 मीटर, इसका आंसर होगा D। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मैन पुल्स ए ट्रॉली बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड 30 मीटर, वर्क डन क्या होगा, 50 इंटू 30 कर दो, 1500 जूल हो जाएगा, 1500 जूल दोनों में ऑप्शन दिया है, तो ए मार दो, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन pulls 20 kg object on his head by raising the object 2 meter above from the surface of the earth, work done mgh निकाल दो, 20 kg मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, 9.8 से अच्छा 10 ही रहेगा, और 2 मीटर हाइट ले लेते हैं, तो 400 जूल हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, ए मैन पुट्स 13 kg ऑब्जेक्ट ऑन हिज हेड बाई रेजिंग द ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन वर्क डन विल बी। अगर जी की वैल्यू 10 रखी जाए तो एम जी एच निकालो, 13 गुने 1.5 गुने 10 कर दो, है ना, कितना आएगा 130 में अगर 15 से गुना करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 में 15 से कर दो, ये आएगा 195। ए हो जाएगा इसका आंसर। तिरसठ नंबर सवाल देखेंगे। ए बॉय होल्ड्स 4 kg स्कूल बैग फॉर 30 सेकेंड, द वर्क डन बाई हिम। सही आंसर हो जाएगा 0। एक ही जगह होल्ड करने से कुछ नहीं होता है भैया, उसको हाइट उठाओ तभी उसका वर्क डन होगा। बिकॉज हाइट अगर आपने 0 ही रखा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। आपने एक बैग होल्ड किया है, उसको होल्ड करके रखे हो, हाइट तो नहीं रेज किया ना आपने, ठीक है, तो होल्ड करके रखने से एच 0 हो जाएगा, यानी कि एम जी एच भी 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इफ बॉय होल्ड्स ए बैग ऑफ 4 kg फॉर 30 सेकेंड्स, द फोर्स अप्लाइड बाई बैग विल बी, एम जी में हो जाए 40 न्यूटन। तो बॉय होल्ड्स दिस फोर्स फॉर 30 सेकेंड, द वर्क डन इज 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट तो किया ही नहीं, तो 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन 0। वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन डैश इज प्रेजेंट, व्हेन एनर्जी इज प्रेजेंट, सॉरी एनर्जी यहाँ पे है ना, वर्क तभी करोगे ना जब आपके पास एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क होता है तभी जब आपके पास एनर्जी होती है, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क होगा ही नहीं। वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन एनर्जी इज प्रेजेंट, and energy is the ability to do work. Energy is a conserved quantity, and that the law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed but can only be converted from one form to another. Work and energy both has a SI unit joule, both are scalar quantity. अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। Which of the following is not an example of work done? ए मैन पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल तो मूव करेगा नहीं, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, डी 0, वर्क डन 0। ट्रॉली मूव्स विथ व्हेन द बॉय पुशेस द ट्रॉली, इसमें जो है पक्का वर्क होगा। तो आपसे पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन, तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी देखना भी नहीं है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में क्या कहेंगे, उस केस में होगा नो वर्क डन। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनना थीटा का, कॉस थीटा का जो कॉस 90 का वैल्यू होता है वो 0 होता है, उस केस में वर्क डन भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ वर्क डन इज नेगेटिव देन द व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद कर लो 180 डिग्री, यानी कि आपने फोर्स लगाया एक वस्तु पे ऐसे, और वो वस्तु जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे हो गया है, तो 180 डिग्री का आपका जो है एंगल बना, 180 डिग्री का एंगल बना, है ना, बैक ट्रैक हो गया ना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपका जो होगा वर्क जो होगा नेगेटिव होगा, बिकॉज कॉस 180 का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री देन वर्क डन इज 0। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, यानी कि थीटा 180 होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 180 की वैल्यू -1 आती है, इसीलिए नेगेटिव वर्क हो जाता है, माइनस आ गया तो नेगेटिव वर्क। ए फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, that object is moved up to 5 meter in the direction of force, what will be the work done by it? तो W इज इक्वल टू एफ डी लगा दो यार, बहुत आसान है, 125 गुने 5 कर दो, 125 गुने 5 करोगे तो 625 जूल आएगा, क्योंकि वर्क की इकाई जूल होती है, न्यूटन नहीं आएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, इफ फर्स्ट पर्सन पुल्स द ट्रॉली अप टू द डिस्टेंस ऑफ
10 मीटर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है, व्हाट विल बी द वर्क डन। तो 10 गुने 50 कर दो, एफडी कर दो, कितना हो जाएगा 50 और 10 500 जूल, 20 का आंसर हो जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन a circular path, what will be the work done on the one rotation। जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए आप एक कोई वस्तु है, इसको फोर्स लगाया आपने 5 न्यूटन 10 न्यूटन कितना भी मान लो, और ये मूव कर रहा है, इसको मूव करा के आपने इसको फिर वही ला दिया स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, डी तो जीरो हो गया आपका। डी जीरो होते ही डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डी होता है। डी जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में अगर आप एक जगह से दूसरे स्टार्टिंग से उसी पॉइंट पे लेके आ जाते हो दोबारा रोटेशन करा के, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 71 नंबर, देखते हैं। ए पर्सन पिक्स up 25 kg of weight from the ground and puts it 2.5 meter above from the ground on his head. If g is equal to 10 meter per second square, then work done। तो क्या करना है, एम जी एच निकालना आपको। 25 हो गया एम, जी की वैल्यू दे रखा है 10, और हाइट कितना गेन किया 2.5, ठीक है, यानी कि 25 का 25 625 होता है, और एक पॉइंट वाला जो ये है ये 10 से हट जाएगा, तो 625 जूल आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज रेज्ड टू द हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर तक उठा दिया आपने, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हाउ मच वर्क डन। अगेन क्या करना है आपको, जी का वैल्यू भी दिया है, तीनों को गुना करोगे तो 9 क्या आएगा, 5 गुने 2 गुने 9.8 कर दो, ये 10 हो जाएगा और ये जीरो हट जाएगा, तो 98 जूल आंसर हो जाएगा डी। 72 का हो जाएगा डी। 73 देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज रेज टू हाइट ऑफ 4 मीटर। एम जी एच निकालो, जी की वैल्यू 10 दे रखा है, तो ऐसे ही दिख रहा है 10 गुने 4 40, 40 गुने 5 200, 200 जूल इसके, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज रेज थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, वर्क डन। यहाँ पे भी 10 मान लो, जी की वैल्यू नहीं दे तो 10 मान लो, दे रखा है 9.8 तो 9.8 ही मानना पड़ेगा। 20 गुने 2 गुने 10 यानी कि 400 जूल, ए हो जाएगा आंसर। बहुत रिपीटेड सवाल आते हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको एक बार इस क्वेश्चन बैंक को देखना ही देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, अभी करो पहले। नेक्स्ट है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर्स द वर्क डन बाय द फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट आता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर्स द वर्क डन बाय द फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। किस केस में नेगेटिव कहा जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेन इज द अपोजिट, व्हेन द फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होगा तभी तो नेगेटिव होगा। मान लीजिए आपने एक वस्तु पे फोर्स लगाया इधर, इसको आप मूव करना चाहते थे इधर, लेकिन ये मूव आप ही के डायरेक्शन में कर गया, यानी कि फोर्स आपका इधर से चल रहा है और एक्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी नेगेटिव होगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। अब आ गया पावर।